नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के बारे में और बहुत ही बारीकी के साथ गृह विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, जो कि इकाई संख्या 1 में सम्मिलित हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप बीए के 5वें सेमेस्टर में हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं गृह विज्ञान में। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले पेपर के बारे में, यानी कि होम साइंस का प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 बीए का 5वां सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर, जिसमें आपको पढ़ना है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, यानी कि वस्त्रों का सतही अलंकरण कह सकते हैं। यानी कि किस तरीके से वस्त्रों को सजा करके और अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे रंगाई क्या है, कढ़ाई, बुनाई, ऐसे तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा वस्त्रों को किस तरीके से चमकाया जाता है। वस्त्रों को बनाने की प्रक्रिया से लेकर के वस्त्रों को सजाने की प्रक्रिया, साथ ही साथ में आपके अपने घर को कैसे व्यवस्थित करना है, सारी जानकारी यहां पर आपको मिलने वाली है। हालांकि घर को लेकर के आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा आवास और परिसज्जा के बारे में, ठीक है, लेकिन यहां पर आप केवल कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की बुनाइयों के बारे में, अलग अलग प्रकार की रंगाई के बारे में, कढ़ाई के बारे में, छपाई के बारे में और बुनाई के बारे में। बुनाई में साटिल बुनाई, ट्विल बुनाई, ऐसे तमाम प्रकार की बुनाइयां हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो इकाई संख्या 1 में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक है, कम से कम 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। उन समस्त टॉपिक को मैं चर्चा करूंगा। हालांकि यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 ही लिखा है, क्योंकि ये पहली क्लास है, इकाई संख्या 1 की पहली क्लास। हालांकि इकाई संख्या 1 को मैं एक ही वीडियो के माध्यम से 4-5 चैप्टर को कवर करने का प्रयास करूंगा, कोशिश यही है, ठीक है। अब कहां तक कोशिश संपूर्ण हो पाती है उसको हम देखेंगे। क्लियर। न्यू बैच है 2027, 28, 29 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में समझाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए व्यवस्थित किया गया है, चित्रात्मक शैली में नोट्स है, आराम से आप देखिए उसको, कोई इशू की बात नहीं है। और लास्ट में इकाई संख्या 1 के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो, लिखित परीक्षा होती है तो आपके लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो वीडियो के साथ साथ ही आपके तैयार होते चलेंगे। और परीक्षा के अंतिम दिनों में मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास के माध्यम से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ना किताब या सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि आपकी कितनी इकाई आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, यानी सिलेबस डिस्कशन। सिलेबस डिस्कशन के बाद में इकाई संख्या 1 को भी हम इसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र, कपड़ों का सतह का सज्जा या सतही अलंकरण कह सकते हैं, अंग्रेजी में सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक कहा जाता है। इसमें 8 इकाइयां संकलित हैं। अब 8 इकाइयों में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने टॉपिक हैं, सबको यहाँ पर मैं बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं दोस्तों, सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ मिलेगा और कहीं पर भटकने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजें आपको इकट्ठा मिल जाती हैं और घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। क्लियर, चलें जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है वेबिंग, यानी बुनाई। बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई का प्रकार, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। इसके मतलब इसी वीडियो के अंतर्गत हम इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 चैप्टर है इकाई संख्या 1 में, सभी को कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। दूसरा चैप्टर है कपड़ों की परिष्करण प्रक्रियाएं, यानी कि फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक, किस तरीके से कपड़ों को फिनिशिंग दी जाती है उसके बारे में। रंगाई किसे कहते हैं, डेइंग ऑफ फैब्रिक्स, डेइंग माने होता है रंगाई, वेबिंग माने होता है बुनाई, फिनिशिंग माने होता है परिसज्जा, ठीक है, फैब्रिक माने होता है कपड़ा। छपाई की अगर बात की है तो प्रिंटिंग फैब्रिक्स, यानी कि कपड़ों पर किस तरीके से छपाई करी जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कपड़ा है मेरा और शुक्ला स्टडी पॉइंट लिखा हुआ है इस पर, ठीक है, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये छपाई हुई है इस पर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कैसे ये सब चीजें होती हैं, इसको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास मेरा रहेगा। क्लियर, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमसे पढ़ेंगे। बहुत सारा नोट्स आपके लिए तैयार किया गया हर एक यूनिट का। कढ़ाई और अन्य सजावट की विधियां, ठीक है, कढ़ाई क्या होती है और अन्य सजावट की जो विधियां होती, डेकोरेशन मेथड होता है किसको सजाने का, कपड़ों को सजाने का,
एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है कढ़ाई को। तो इन सभी के बारे में यानी 5 से 6 चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस इकाई में विभिन्न तकनीकों के द्वारा वस्त्रों में विविधता, सौंदर्य और उपयोगिता बढ़ाने की विधियों का अध्ययन किया जाएगा। इकाई संख्या 2 की अगर बात की दोस्तों, इकाई संख्या 2 में आप देख पा रहे होंगे क्या पढ़ना है आपको, पारिष्करण के बारे में, फिनिशेस के बारे में, यानी कि कपड़ा पारिष्करण का वर्गीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर। फिर पारिष्करण के उद्देश्य और प्रक्रियाएं। ठीक है, सामान्य पारिष्करण की जो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि विरंजन हो गया जिसको आप ब्लीचिंग कहते हैं, मर्सरीकरण होगा, मर्सराइजिंग कहते हैं जिसको आप, कैलेंडरिंग एक प्रक्रिया होती है वस्त्रों को फिनिश करने की, सनफोराइजिंग प्रक्रिया होती है, टेटरिंग नाम की प्रक्रिया है, सिगिंग नाम की प्रक्रिया है, स्कोरिंग नाम की प्रक्रिया है। इन सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद में अगली जो प्रक्रिया है दोस्तों, कार्यात्मक पारिष्करण। ठीक है, फंक्शनल फिनिशेस। तो ये आपको पढ़ना होता है इकाई संख्या 2 के अंतर्गत ही ये सारे चैप्टर्स। फिर आती है इकाई संख्या 3। इसको हम विस्तार से हर एक इकाई के बारे में अध्ययन करने का प्रयास। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी इकाई का नोट्स आपके लिए हैंड रिटन ऐसे ही तैयार किया गया है। ठीक है, इकाई नंबर 3 में रंगाई आपको पढ़ना है, रंगों का वर्गीकरण, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। ठीक है, दूसरी बात, प्राकृतिक रंगों के लाभ और सीमाएं, कृत्रिम रंगों के लाभ और सीमाएं, रंगाई का सिद्धांत। ठीक है, विभिन्न रंगों के गुण और उपयोग। इसके अलावा प्रतिरोधी रंगाई तकनीकें जो होती है जैसे कि टाई एंड डाई टेक्निक होती है, बंधनी या बाटिंग टेक्निक होती है। ऐसे तमाम प्रकार के टेक्निक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इकाई नंबर 4 की अगर बात की दोस्तों, तो इकाई नंबर 4 में आपको पढ़ना होता है छपाई के बारे में, प्रिंटिंग क्या होती है, प्रत्यक्ष छपाई। इसमें आपको देखते हैं ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेसिल, रोलर, ऐसे तमाम प्रकार की छपाई होती है। ठीक है, दूसरी होती है ट्रांसफर प्रिंटिंग। ठीक है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रेसिस्ट प्रिंटिंग, ये सब प्रिंटिंग के प्रकार होते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। पॉलीक्रोमेटिक प्रिंटिंग, इंकजेट और डिजिटल प्रिंटिंग तकनीकें जो होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है इकाई नंबर 4 में। रंगे हुए और छपे हुए वस्त्रों का जो एक प्रकार से है उसके बारे में हम, उसके बाद में जो उपचार किया जाता है वस्त्रों का, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 5 अब आ जाती है आपके सामने। इकाई संख्या 5 में दोस्तों पारंपरिक कढ़ाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे भारत में पारंपरिक शिल्प का अर्थ और महत्व क्या होता है, सबसे पहले यह जानेंगे। फिर इसके बाद में भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक कढ़ाइयां, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों की कुछ लोक परंपराएं हैं और लोक कढ़ाइयां जो बड़ी फेमस हैं, जैसे जरदोजी, कसीदा, कश्मीर की कसीदा की एक साल आती बड़ी फेमस है, फुलकारी कढ़ाई, कांथा कढ़ाई। ठीक है, चिकन करी लखनऊ की बड़ी फेमस कढ़ाई है। ऐसे कसूती, सिंध, कच्छ कढ़ाई, ये सभी जो है कढ़ाइयों के प्रकार, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे इकाई संख्या 5 में। इकाई संख्या फिर 6 आती है आपकी दोस्तों। इकाई संख्या 6 में आप क्या देखेंगे, पारंपरिक वस्त्रों के बारे में, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में, जिसमें बुने हुए वस्त्र आप देखेंगे। ठीक है, जैसे बालूचर, बोक्रेट, कश्मीरी कालीन, पटोला, इकत, ठीक है, पोचमपल्ली, चंदेरी, ये सब इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर मुद्रित और चित्रित या रंगे हुए वस्त्रों के बारे में अगर देखें तो जैसे कि आपका जो है सांगानेरी, बाघ, कलमकारी, मधुबनी, बंधनी, ये सब मुद्रित या चित्रित वस्त्र होते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो गृह विज्ञान में ये सब चीजें आपको पढ़ने का। संख्या 7 की अगर बात की, इसमें जल के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ना है। वस्त्र उद्योग में जल का उपयोग कैसे होता है और इसका क्या उपयोग है, जल का क्या क्वालिटी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रसंस्करण में प्रयुक्त जल के प्रकार। ठीक है, जल की कठोरता और कठोरता दूर करने की विधियां, ये 4 चैप्टर आपको जनरली पढ़ने होते हैं इकाई नंबर 7 में। फिर आता है आपका लास्ट इकाई, इकाई नंबर 8। इकाई नंबर 8 में दोस्तों हमको पढ़ना है क्या, कपड़ों और परिधानों की धुलाई और ड्राई क्लीनिंग कैसे करते हैं। जो सूखी धुलाई होती है वस्त्रों की, आजकल बहुत हो रही है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े वस्त्र, वजनदार वस्त्र को अगर पानी में धुला जाए वॉशिंग मशीन में तो दिक्कत होती है, इसलिए उसकी ड्राई क्लीनिंग होती है। ठीक है, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की जो क्या विधियां होती है उसको समझेंगे, ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, लॉन्ड्री के अभिकर्मक यानी जो उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो है जिसके साफ किया जाता है वो क्या होता है, ब्लू, ब्लीच, ऑप्टिकल ब्राइटनर, ठीक है, स्टिफनिंग एजेंट, इन सभी के बारे में देखेंगे। साबुन और डिटर्जेंट के प्रकार, साबुन और डिटर्जेंट की सफाई की क्रिया, इन सभी को विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यह आपका इकाई संख्या 8 हो जाता है। आपने इन चीजों को देखा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, जहां पर आपको को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाई जाती है। एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस की पूरी तैयारी आपको को करिकुलर मास्टर पर मिल जाएगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप देख ही रहे हैं और बीए करिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को समझा। दोस्तों अब इकाई संख्या 1 की हम जो है पूरा आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 1 के नोट्स कुछ आप देखेंगे।
यूनिट नंबर 1 विभिन्न वस्त्रों पर विविधता उत्पन्न करने की जो तकनीकें हैं, इसमें आपको उसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे बढ़िया ही धाकड़ अंदाज में नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। ऐसे ही नोट्स आपको हर एक यूनिट के मिलेंगे। जैसे अगर सिलाई मशीन की बात आती है तो सिलाई मशीन का चित्र भी आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, कोई भी जानकारी होती है महत्वपूर्ण तो उसको बॉक्स में करके बढ़िया तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्ट किया गया है। ये सब चीजें आप देखेंगे क्या, जैसे बुनाई क्या है। ठीक है, अब बुनाई करने के लिए जिस तरीके से हैंडल, पैडल, शटल सब कुछ जो होती है सब देखिए, हेडल्स ये ऊपर वाला, ताना बीम हो गया, बाना बीम उधर हो गया, रीढ़ हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, पूरा प्रक्रिया मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये देखिए आप देखते हैं बुनाई, सादा बुनाई का आरेख आप देखेंगे। ठीक है, बुनाई का प्रारूप कैसे तैयार करते, ताना क्या है, बाना क्या है, सब कुछ आप यहाँ पर जान पाएंगे। पूरा चित्रात्मक शैली में आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आपके लिए नोट्स बड़ा ही धाकर तैयार कर लिया गया है और लास्ट में आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी रखे गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को इसको जोड़ना चाहिए हमारे साथ। और इन सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करने हैं आपको, जिससे आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है दोस्तों एसएमएस कर देना है 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। आपके सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो हमारी बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गृह विज्ञान पढ़ रही हैं, मात्र 100 रुपए में आपके लिए फीस की व्यवस्था कर दी गई है। 100 रुपए फीस में आपको होम साइंस के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी इकाई संख्या 1, इकाई संख्या 8 तक, इकाई संख्या 1 से लेकर सभी के यूनिट आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स के रूप में। जैसा मैंने आपको नोट्स दिखाया वीडियो में, पीछे जो नोट्स चल रहा है यही सारा नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 का नोट्स है, ऐसे ही इकाई संख्या 2, 3, 4, 5 ऐसे पेपर 1 का, फिर पेपर 2 का, और एक दूसरा सब्जेक्ट भी आपका होता है उसका भी पोजीशन होम साइंस के साथ आपका शिक्षा शास्त्र है, या आपका गृह विज्ञान के साथ आपका समाज शास्त्र है, या पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका भी नोट्स मिलेगा। और को करिकुलर का कम से कम 10-12% इसी पैसे में 100 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। यानी 100 रुपए में आपके 5 पेपर की तैयारी हो जाएगी। 2 मेजर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर, यानी 4 पेपर वो, और एक को करिकुलर का। ठीक है, सभी का मिल जाएगा। आपको एसएमएस कर देना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, और आपके सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में है तो लिख करके भेज दीजिएगा। आपके लिए एक ऑफर भी लॉन्च कर दिया गया है। देखिए 100 रुपए का जनरली कोर्स हमारा रहता है, 100 रुपए में आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट 5वें सेमेस्टर का, यानी एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। अच्छा, अब आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर दे लेंगे, फिर उसके बाद आपका 6th सेमेस्टर का आपको कोर्स लेना पड़ेगा, तो उसकी फीस भी 100 रुपए लगेगी। लेकिन अभी जो है ऑफर चल रहा है, तो 5th एंड 6th सेमेस्टर दोनों की फीस वैसे 200 रुपए लगती है, लेकिन यहाँ 200 रुपए नहीं लगेगा, केवल 150 रुपए लगेगा। यानी जिन बच्चों को एक साथ फीस जमा करनी है, आप बार बार फीस जमा करेंगी, अपने पिताजी से बोलेंगी तो वो उनको लगेगा कि भाई कितनी बार फीस जमा हो रही है। तो आप 6 महीने के लिए से 5th सेमेस्टर का पढ़ेंगी तो आप 100 रुपए फीस जमा कर दे तो 5th सेमेस्टर तक आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप 150 रुपए फीस जमा करोगी, आप ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाती, आप अपने घर में किसी से जमा करवा दीजिएगा, तो 150 रुपए जो फीस आपकी जमा होगी, उसमें आपका 5वां सेमेस्टर पूरा 6वां सेमेस्टर यानी 1 साल तक की फीस आपकी कंप्लीट हो जाती है। और जिनका 3 साल का बी, मतलब 3 साल का ही बी है, तो बी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है मात्र 150 रुपए फीस में। ये आपके लिए बड़ा बेटर है। कैसे फीस जमा करनी, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको गूगल पे, फोन पे जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से आप फीस जमा कर दीजिए। अगर आप नहीं चलाती हैं तो आप अपने घर में अपने भैया से, अपने पिताजी से, मम्मी से, जिसके से भी चलता है, आप उससे फीस जमा करवा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। आपके लिए गर्ल्स ग्रुप की व्यवस्था की गई है, यानी गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आपको उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि उसमें किसी के पास कोई एसएमएस नहीं करना होता, नहीं तो ग्रुप से ऑटोमेटिक रिमूवल लगा हुआ, रिमूव हो जाते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आपको एसएमएस कर देना रहता है, मेरा नंबर उसी में रहता है। ठीक है, तो ये चीज रहती है उसमें, यानी कि आपको डायरेक्टली हमसे जुड़ने का मौका मिल पाता है, और साथ ही साथ में कोई डाउट होता है तो उसका जानकारी भी आपको दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी है। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको जैसे लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक भी आती रहेगी उसी ग्रुप में। पिछले जो वीडियोस हैं, जो आपकी वीडियोस, जो पुरानी वीडियोस है, उसकी लिंक भी मिल जाएगी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी इकाइयों का यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक के पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी मात्र और मात्र इसी में, सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका, और को करिकुलर का जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होते जो आपकी सबसे कठिन होने वाला है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसमें कंप्यूटर और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, वह भी आपको एक प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर, रिवीजन क्लास के नोट्स, मॉडल पेपर के नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएंगे।
मात्र इसी 150 रुपए फीस में 1 साल तक की फीस, तुरंत फीस जमा करवा दी, देर मत कीजिए। जैसे आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदती हो मार्केट से, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे तो 2 सीरीज आपको एक सब्जेक्ट की लेनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट पढ़ने 4 पेपर की सीरीज यहीं पर, यानी 4 सीरीज ये और एक सीरीज को करिकुलर की, यानी 5 सीरीज आपको लेनी पड़ेगी। एक सीरीज का दाम जो है बेटा कितना है, एक सीरीज का दाम 60 रुपए है, तो 5 सीरीज का दाम कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, यानी 300 रुपए का सीरीज आप खर्च करती हो एक सेमेस्टर में। ठीक है, एक सेमेस्टर में 3 सेमेस्टर का मतलब कि 300 रुपए खर्च करते हो, 2 सेमेस्टर में कितना हो जाएगा आपका, 600 रुपए आप सीरीज में खर्च करती हो। तो वो आपको 600 रुपए नहीं खर्च करना, केवल 150 रुपए आप खर्च कीजिए और 150 रुपए में आपको पूरा 5th एंड पूरा 6th का मिलेगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी है जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। तो तुरंत जुड़िए 9984 039 139 पर एसएमएस करके जुड़ जाइए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, अभी तक हमने ये यूनिट वो समझ लिया है, अब इकाई संख्या 1 के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं इकाई संख्या 1 के बारे में, विभिन्न वस्त्रों पर विविधता उत्पन्न करने वाली जो तकनीकें हैं उनके बारे में। तो इकाई 1 का सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या जानना होता है। इसको आप चाहें तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मात्र 100 रुपए 150 रुपए की तो बात है। देखिए, वस्त्र मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, परंतु केवल मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति ही पर्याप्त नहीं होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो केवल आज अगर हम देखें कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाने से क्या हम संतुष्ट होते हैं, नहीं संतुष्ट होते हैं। हमको कपड़ा मिले तो कपड़ा कितना अच्छा मिलना चाहिए, अलग अलग कलर के कपड़े होने चाहिए। आज तक तो यहाँ है कि महिलाएं अगर साड़ी पहनती हैं तो उसका ब्लाउज भी उसी टाइप का होना चाहिए, उसके हाथ में चूड़ी उसी कलर की होनी चाहिए, और जो है नाखून में जो है नेल पॉलिश भी उसी कलर की होनी चाहिए, यहाँ तक कि कानों में झुमका भी उसी कलर का वो पहनती हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं, यानी कि असीमित इच्छाएं हो रही हैं। अब आज केवल तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं बल्कि फैशन के लिए वस्त्र पहना जाता है और लोगों को दिखाने के लिए वस्त्र पहना जाता है। खास करके पुरुषों लोगों को तो नहीं पता होता कि कौन सा वस्त्र किस पे पहनेंगे, इसे पहन करके निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं पूरा, कैसी भी महिला हो, पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको पता है कि किस चीज पर क्या पहना जाना चाहिए, उनको सारा कॉम्बिनेशन पता होता है। ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकता आजकल क्या है, पर्याप्त नहीं होती, परंतु मनुष्य की सौंदर्य बोध, फैशन, रुचि, उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों में विविधता और आकर्षकता लाना आवश्यक है। आजकल तमाम प्रकार के वस्त्र, तमाम क्वालिटी के तमाम वस्त्र आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, वो इसी का परिणाम है। ठीक है, इसी उद्देश्य से वस्त्रों की सतह पर विभिन्न तकनीकों के द्वारा सज्जा करी जाती है और उसमें कई प्रकार के वस्त्र, एक ही वस्त्र है, धागे से ही बना है, लेकिन उसी धागे से आप देखते पर्दा अलग टाइप का दिखता है, चादर अलग टाइप का दिखता है, तकिया की खोल अलग टाइप से दिखती है, सोफे की कवर अलग टाइप से दिखती है, यानी कि सब, और जो आप वस्त्र पहनते हैं उसका उसका अलग तरीके से दिखता है, यानी कि एक ही कप धागे का बना हुआ है। तमाम प्रकार की उसमें चीजें की जाती हैं, फिनिशिंग की जाती है, जिससे अलग अलग चीजों के लिए, एक कालीन है उसकी फिनिशिंग अलग होती है। तो ये सब चीजें हैं, तो विभिन्न तकनीकों के द्वारा सज्जा और विविधता उत्पन्न की जाती ताकि उसको पहनने में, फिर जैसे अभी दाल चावल रोज खाते रहेंगे तो फिर ऊब जाएंगे, इसीलिए एक ही वस्त्र पहनने से व्यक्ति ऊब जाता था, इसीलिए उसमें विविधता लाएगी ताकि अलग अलग टाइप के वस्त्र उसके सामने हो, खूब पहने और खूब इंजॉय करे। जिसे वस्त्र सज्जा यानी सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक कहा जाता है इसी चीज को। जब हम वस्त्रों को सजाते हैं, वस्त्रों को अलग अलग ढंग से बना करके अलग अलग वस्त्र तैयार करते हैं, जिससे लोगों को रुचि जो है वो पूर्ति हो चुकी है, मतलब कि जैसे जो लोगों की रुचि है वो पूर्ति हो चुकी, मतलब पूरी हो जाए। ठीक है, वस्त्र सज्जा का अर्थ लिखेंगे, वस्त्र की सतह को विभिन्न तकनीकों के द्वारा, विभिन्न टेक्नोलॉजी के द्वारा आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव बनाया जाता है, वस्त्रों को, उसको सुंदर दिखाया जाने का प्रयास किया जाता है और उसको उपयोगी बनाया जाता है, टिकाऊ बनाने की कोशिश करी जाती है। इसी प्रक्रिया को वस्त्र की सज्जा कहते हैं, फिनिशिंग कहा जाता है। ठीक है,
अब वस्त्रों पर विविधता उत्पन्न करने की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी दोस्तों? इसके पीछे भी कई कारण है, जैसे कि वस्त्रों की सौंदर्यता और आकर्षण बढ़ाने के लिए सबसे पहली जरूरत पड़ती है वस्त्रों में विविधता, इसीलिए उत्पन्न की गई। दूसरी बात है दोस्तों, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखेंगे, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है फैशन के अनुरूप नवीनता और डिजाइन देने के लिए, क्योंकि एक ही चीज हमेशा नहीं पहना जाएगा, लगातार फैशन। आप एक साड़ी, जो पुरानी साड़ी थी, हम तो पहले नहीं जानते थे, हम सोचते थे कि भाई जैसे हमारी, जैसे जो है मम्मी को छोड़ दीजिए, सब भाभी लोग हैं, ठीक है, तो अगर उनको एक साड़ी रखी हुई है या जो है वाइफ आई है, तो जैसे तमाम साड़ी उनके उस अलमारी में एकदम से कसी हुई है, लेकिन अब वो साड़ी वो नहीं पहनती हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी डिजाइन की साड़ी है। अब उनको चाहिए कि जैसे से नई डिजाइन की साड़ी आती थी, तो नई डिजाइन वाली साड़ी आपको चाहिए। मतलब ये सिस्टम, एक बार साड़ी पहन करके किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे ये लोग, तो फिर दोबारा वो साड़ी पहनने के इच्छुक नहीं होती है। ये सिस्टम चल रहा है। ऐसे सबके घर की महिलाओं का हाल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से कि भाई फलाने की शादी में ये पहन करके गए थे, अब इसको पहन करके जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यानी इनके पास एक ही साड़ी है और डिजाइन उसकी नई होनी चाहिए, यानी नई साड़ी आपको खरीदनी पड़ेगी, कुल मिलाकर के 3-4 हजार रुपए की। ये सिस्टम चल रहा है। और साड़ी बनाने वाले भी इतनी महंगी महंगी साड़ी बना दे रहे हैं, उसमें कुछ लगाते नहीं है, बस मूर्ख बनाते हैं, केवल और केवल मूर्ख बनाते हैं, बस बाकी कुछ है नहीं। डिजाइन क्या है, उसी डिजाइन। अब ये होता क्या है, जैसे सीरियल आता है घर में, सीरियल में फलानी बहू, फलानी सास ऐसी साड़ी पहनी थी, ऐसा हार पहनी थी, ऐसा कान में झुमका पहनी थी, यही सब देख करके वही लोग फैशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम जैसे लोग जो गरीब गुरगा है, कमाते हैं किस तरीके से, 10 रुपए इकट्ठा होता है, तो वो फैशन में आपका तबाह हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का दौर चल रहा है। तो फैशन के अनुरूप नवीनता और डिजाइन देने के लिए वस्त्रों में विविधता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। वस्त्रों की उपयोगिता टिकाऊपन और आराम को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है ये। इसके साथ ही साथ में दोस्तों अगर देखेंगे, इसके साथ ही साथ में अगर आप देखा जाए, ठीक है, व्यक्तिगत पसंद, परंपरा और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग व्यक्तियों की पसंद होती है, ट्रेडिशंस होते, तो उसके हिसाब से भी वस्त्रों में विविधता लानी पड़ती है। ठीक है, और वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी आज कल लगातार कहीं भाई हमारे दुकान पे अच्छी साड़ियां हैं, वो कहेंगे हमारे दुकान पर अच्छी साड़ियां हैं। ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं और इस तरीके से आपने चीजों को समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का, मुख्य तकनीकें क्या है वस्त्रों को सजाने की, वस्त्रों में विविधता लाने की। इसे बुनाई करके वस्त्रों में जो है फिनिशिंग कर सकते हैं, उसका परिसज्जा करके, रंगाई करके, छपाई करके, कढ़ाई और अन्य सजावट की विधियां करके हम लोग वस्त्रों में विविधता लाते हैं, वस्त्रों को फैशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, वस्त्र सज्जा का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? पहला महत्व यह है कि वस्त्रों के रूप, रंग, डिजाइन, बनावट और चमक में सुधार आता है। वस्त्र कुछ और चमकने लगते हैं जब उसकी फिनिशिंग होती है। ठीक है, बनावट उसकी अलग हो जाती है, डिजाइन बदल जाती है, उसके रंग अलग कर दिए जाते हैं और उसका रूप भी, उसका स्ट्रक्चर भी बदल दिया जाता है। ये सिस्टम इसमें चलता रहता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। दूसरी बात है वस्त्रों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उसकी मजबूती और उसको लंबे समय के लिए टिकाऊ बनाने के लिए काम किया जाता है, ताकि जो है वस्त्र सज्जा ये वस्त्र को क्या बनाता है, दीर्घायु बनाता है, यानी कि लंबे समय के लिए बना रहता है, उसके लिए मजबूती प्रदान करता है, उसकी क्वालिटी को सुधारता है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए, वस्त्रों की विशेषताओं के अनुसार उनके उपयोग क्षेत्र का विस्तार करती है ये। इसके अलावा कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में सहायक होती हैं। आजकल तमाम प्रकार के वस्त्रों को बनाया जाता है, अलग अलग टाइप के जो वस्त्र होते हैं अलग अलग कल्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें कल्चर और परंपराएं भी बची रहती हैं वस्त्र के सज्जा से। इसके अलावा यह वस्त्र उद्योग के विकास और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लगातार पाते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों, अब समझते हैं विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं रही हैं वस्त्रों की परिसज्जा की, उसको समझते हैं। जैसे कि प्रोफेसर JL मेहता कहते हैं,
कि वस्त्र की सतह पर सौंदर्य, उपयोगिता और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए की गई प्रक्रियाओं को ही वस्त्र सज्जा कहा जाता है। वस्त्र सज्जा क्या है? जब हम वस्त्र की सतह पर सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, या फिर उसको टिकाऊपन यानी उसको लंबे समय के लिए जो है रखने के लिए उस पर हम प्रक्रिया करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को वस्त्र की परिसज्जा कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान है प्रोफेसर यस्सी गुप्ता साहब। प्रोफेसर यस्सी गुप्ता कहते हैं कि वस्त्र को अधिक आकर्षक, अधिक सुंदर और उपयोगी बनाने वाली सभी प्रक्रियाएं वस्त्र सज्जा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, दोनों परिभाषा बड़ी जबरदस्त है। डॉक्टर रेखा कपिल कहती हैं कि वस्त्र की सतह पर रंग लगा करके, उसको डिजाइन अलग करके, उसकी आकृति में बदलाव करके, उसकी बनावट को चेंज करके तथा अलंकरण के द्वारा उसको और अच्छे तरीके सजा करके विविधता लाई जाती है वस्त्रों में, वही विविधता वस्त्र सज्जा कहलाती है। विविधता मतलब कि एक वस्त्र से अलग दिखाया जाता है उसको कुछ। ठीक है, जैसे आज का एक साड़ी है तो उसकी दूसरी साड़ी क्यों बताई जाती है? तो कि वो अलग दिखती है। ठीक है, अलग डिजाइन की रहती है। तो ये होता है आपका दोस्तों वस्त्र की सज्जा की कुछ परिभाषाएं। महत्वपूर्ण शब्द जो है उसको लेकर के वस्त्र सज्जा में जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सज्जा यानी ऑर्नामेंटेशन को सज्जा कहते हैं। विविधता यानी कि वेरी मतलब वैरायटी यानी कई वैरायटी के वस्त्र तैयार करना। टेक्निक यानी तकनीकी का प्रयोग होता है इसमें, और उस तकनीक में तमाम सारी टेक्नोलॉजी उसका प्रयोग करके वस्त्रों को नवीनता प्रदान की थी। डिजाइन उसकी अलग करी जाती है, आकृति, यूटिलिटी यानी उपयोगिता उसकी। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं आकर्षकता यानी अट्रैक्शन, और परिष्करण यानी कि फिनिशिंग करा जाता है, और अलंकरण यानी कि इसको डेकोरेशन दिया जाता है। यानी कि ये सभी चीजें जो होती हैं वो वस्त्रों में प्रयोग करके वस्त्रों को और आकर्षक और अच्छा दिखाया जाता है। इन सभी चीजों के उद्देश्य से ही आप देखते वस्त्र सज्जा करी जाती है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजों को, तो ये हो गया आपका वस्त्र सज्जा क्या होती है। अब दूसरा टॉपिक आपका आ चुका है बुनाई किसे कहते हैं। बुनाई के बारे में हम समझेंगे दोस्तों। ठीक है, बुनाई क्या होती है इसको समझने के लिए आप वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। देखिए बुनाई, दूसरा चैप्टर आपका है बुनाई। बुनाई वह तकनीक होती है जिसके द्वारा ताना और बाना धागों को, ताना क्या होता है? ताना यानी कि ये लंबा वाला धागा, ठीक है, और बाना क्या होता है? ये बेड़ वाला धागा। ताना और बाना इन दोनों धागों को इसे मिलाया जाता है और इससे बुनाई हो जाती है। आप देखेंगे एक वस्त्र यहाँ पर तैयार हो गया, तो ये वाली जो लाइन जो है ये वाली ये बाना है, और ये वाली जो लाइन है ये वाली ये ताना है। ठीक है, ताना बाना, ताना बाना, ताना बाना, यही ताना बाना है। इसी के मिलाने से वस्त्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो परस्पर एक निश्चित ढंग से गुथा जाता है किसको? ताने और बाने को, जिससे कपड़ा तैयार होता है। बुनाई ही वस्त्र निर्माण की मूल प्रक्रिया है। वस्त्र निर्माण करने की प्रक्रिया जो है बुनाई ही होती बेसिकली। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चले। ये होता है आपका वस्त्र निर्माण। अब बुनाई के मुख्य तत्व की अगर बात की जाए, बुनाई में दो ही मुख्य तत्व होते हैं। पहला होता है ताना, जिसको आप वार्प कहते हैं। कपड़े की लंबाई की दिशा में लगे धागे को, यानी कि जो लंबा वाला धागा होता है उसको ताना कहा जाता है। दूसरा होता है बाना, जिसको आप बेफ्ट कहते हैं। तो वार्प एंड बेफ्ट। ठीक है, बेफ्ट क्या होता है? कपड़े की चौड़ाई की दिशा में डाले जाने वाले धागे को बाना कहते हैं। यानी कि ये वाले धागे बाना होते हैं, ये वाले धागे ताना होते हैं। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, अब बुनाई की जो मूल प्रक्रिया है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? धागों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया जाता है। जब धागे तैयार हो जाते हैं दोस्तों, फिर ताना तैयार किया जाता है। जब ताना तैयार हो जाता है, फिर करघे पर ताना को बांधा जाता है। करघा यानी कि कुछ एक करघा होता है, एक मशीन टाइप के, मशीन में लगा होता है करघा, उस करघे पर ताना को बांध दिया जाता है। जब ताना बन जाता है तब फिर बाना को चलाया जाता है, यानी बाना चलाना। फिर बाना जब चलाया जाता है तो फिर ताना और बाना का आपस में घुस जाते हैं, यानी ताना और बाना क्या होते हैं? आपस में गुथना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब ताना बाना गुथ जाते हैं तो ये गुथाव जो होता है इसी को फिर ये वस्त्र बन जाता है। ही ताना बाना गुथ गए, ये वस्त्र तैयार हो गया। इतना गजन बन जाता है कि जैसे आप अपने वस्त्रों को देख करके देखें तो लंबे लंबे धागे पड़े होंगे और बेड़ धागे पड़े होंगे। लंबे वाले को ताना, बेड़ वाले को बाना कहा जाता है। तो फिर उसके बाद ताना बाना जब गुथ जाते तो उससे कपड़ा तैयार हो जाता। तो ये प्रक्रिया होती है, ताना और बाना के मिलने से वस्त्रों का निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ चीजें और बुनाई का क्या महत्व है इसको समझते हैं। देखिए बुनाई का महत्व यह है कि यह कपड़े को मजबूती प्रदान करती है बुनाई। दूसरी बात है विभिन्न डिजाइन और बनावट तैयार किए जा सकते हैं बुनाई के द्वारा ही। अलग अलग टाइप के बुनाई के द्वारा अलग अलग टाइप के वस्त्रों को बनाया जाता है। इसके अलावा यह वस्त्र उद्योग की आधार प्रक्रिया, यानी कि बिना बुनाई के वस्त्र का निर्माण संभव नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होते हैं। इसी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी
जो है बुनाई की वजह से ही मिलता है। तो बुनाई एक बेसिक प्रक्रिया है जिससे वस्त्र को बनाया जाता है। बुनाई की मूल प्रक्रिया आपने समझ ली। अब हम करघे का परिचय, यानी करघा किसे कहते हैं। करघा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये होता है करघा, ठीक है। करघा दोस्तों वह उपकरण होता है जिस पर बुनाई की जाती है। करघे के मुख्य भाग निम्नलिखित है, जैसे ताना बीम, वार्प बीम। ताना बीम क्या होता है, ये वाला आपका ताना बीम, इसी में जो है धागे को लपेटा जाता है। अब ये ताना बीम हो गया, ठीक है। अब ताना बीम दोस्तों क्या होता है, ये लंबा लंबा वाले धागे को ताना बीम, ठीक है। बाना बीम क्या होता है, बाना बीम आपका इधर होता है, ये होता है बाना बीम, ठीक है। यहाँ पर धागे को लपेट, ये बाना बीम होता है, ठीक है। हेडल्स होता है, हेडल्स आपका यहाँ पर ऊपर होता है हेडल्स, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा रीड होता है आपका, रीड जो आपका यहाँ पर होता है, ये वाला सिस्टम रीड कहलाता है, ठीक है। और उसी के नीचे सटल होता है रीड के, ठीक है, सटल। फिर इसके बाद में पैडल होता है नीचे। तो इस तरीके से ये मशीन होती है। इसी मशीन में ताना और बाना, ठीक है। ये बाने के धागे इधर से आ रहे हैं, मतलब ये बाना, और जो लंबे वाले धागे जाएंगे ताना। इस तरीके से ताना और बाना की प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता रहता है और इस तरीके से वस्त्र बनते रहते दोस्तों, ठीक है। ये ताना और बाना की जो मशीन है जिसको करघा कहा जाता है। तो पहले करघे पर ताना जो है को लपेट दिया जाता है, फिर उसके बाद में तमाम सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे जैसा मैंने आपको बताया कि धागों की तैयारी होती है, ताना तैयार किया जाता है, करघे पर ताना को बांधा जाता है, फिर बाना चलाया जाता है उधर से, फिर ताना बाना आपस में गुथ जाते हैं और कपड़ा अपना तैयार हो जाता है, ठीक है। बुनाई के प्रकार समझेंगे, बुनाई कितने प्रकार की होती है, लिखेंगे बुनाई कई प्रकार की होती है। जैसे सादी बुनाई हो गई, प्लेन वेव, ट्विल बुनाई हो गई, ठीक है, और साटिन बुनाई हो गई, साटन या साटिन बुनाई कह सकते हैं, ठीक है। ये बुनाई के प्रकार होते हैं। तो सबसे सादा बुनाई जो होती है, प्लेन वेव जो होता है, सबसे सरल बुनाई होती है, जिसमें हर एक ताना, हर एक बाना के ऊपर, मतलब कि हर एक बाना धागा जो होता है एक ताना के ऊपर अगले ताना के नीचे जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मलमल और खादी के वस्त्र, जैसे एक ताना, एक बाना धागा, मतलब एक बाना धागा ये है, ताना के ऊपर, जैसे ताना ये धागा, ताना तमाम धागे थे, ठीक है। एक इसके ऊपर से जाएगा, एक इसके नीचे से निकलेगा, फिर एक ऐसे जाएगा, फिर उसके ऊपर से निकलेगा, ठीक है। एक फिर नीचे खटिया बुनना देखे हैं, तो खटिया में एक बाधी नीचे जाती, फिर एक बाधी ऊपर आती, फिर एक नीचे, फिर इस तरीके से नीचे ऊपर करके, और वे एकदम से गुथ जाती हैं, तो उसी के द्वारा वस्त्र बनता है। तो एक बाना का धागा एक ताना के ऊपर और अगले ताना के नीचे जाता है, जैसे मलमल का वस्त्र, खादी का वस्त्र तैयार होता है, तो सादा बुनाई होती है। अच्छा, ट्विल बुनाई में क्या होता है, जिसमें प्रत्येक बाना धागा क्या होता है दोस्तों, ट्विल बुनाई में दो या दो से अधिक ताना धागों के ऊपर जाता है। पहले ताना धागों के ऊपर गया, यानी लंबे लंबे धागे खड़े हैं, उसके दो या तीन के ऊपर गया, फिर दो या तीन के नीचे जाता है, फिर तीन तीन बाधी ले ले। खटिया में बुनाई में कभी कभी आप देखते हैं कि एक धागे के नीचे पहले एक धागा ऊपर नीचे ऐसे करके चलता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसी में क्या होता है, दो धागे, तीन धागे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके बनाए जाते हैं। तो वो होता है आपका ट्विल बुनाई, ठीक है, जिससे तिरछी धारियां बनती हैं। इसी को जैसे डेनिम का जींस या डेनिम वगैरह जो बनते हैं वो इससे बनते हैं, ट्विल बुनाई से। इसके अलावा साटिन बुनाई दोस्तों, इसमें बाना धागा 5 या 5 से अधिक ताना धागों के ऊपर जाता है और फिर वही प्रक्रिया जो है नीचे जाती है, फिर ऊपर नीचे इस तरीके से चलता रहता है, जिससे कपड़े में चिकनाहट और चमक आ जाती है। उदाहरण के रूप में सैटिन या रेशम के वस्त्र जो होते हैं वो साटिन बुनाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, मैंने जो आपको बताया, क्लियर समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और भी चीजों को। अब संक्षेप में इन चीजों को थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। वस्त्र निर्माण की प्रथम और आधारभूत प्रक्रिया होती है बुनाई। इसके अलावा ताना और बाना धागों के परस्पर गुथने से बुनाई की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। बुनाई से विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। अच्छा, बुनाई के प्रकार को अब समझते हैं। बुनाई अलग अलग प्रकार की होती है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रारूप में समझते हैं और चित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। पहली बुनाई है सादी बुनाई, प्लेन वेव, सबसे सरल और अधिक प्रचलित बुनाई है, जिससे हर एक ताना धागा एक बाने धागे के ऊपर और अगले ताना धागे के नीचे जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस बुनाई की संरचना और बुनाई का देखिए, एक ऊपर ये गया, एक जैसे एक बाना धागा यहाँ पर देखेंगे, ये ताना धागा नीचे है। अब यहाँ पर देखेंगे एक नीचे से गया, फिर नीचे से गया, ठीक है, नीचे गया, फिर दूसरा धागा यहाँ पर ऊपर से गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये बुनाई का पैटर्न होता है। ये बुनाई इस तरीके से जब ये सब होता है, एक आपका जैसे एक सफेद दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, एक सफेद, दो लाल, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे।
ये आपका ड्राफ्ट बनेगा और इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बुनाई होगी। तो बाना वाला धागा दोस्तों, ये जो रेड कलर का है बाना वाला धागा है, जो ब्लू कलर का ताना वाला धागा है। यहाँ पर आप तो प्रारूप एक एक में ऊपर और एक में नीचे, यह क्रम दोहराया जा रहा है। इस तरीके से जो वस्त्र बनता है वो बनता है दोस्तों, कौन सा वस्त्र, ये वस्त्र बनता है सादा, जैसे खादी वगैरह के जो वस्त्र बनते हैं ऐसे ही वस्त्र बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब विशेषताएं क्या है इसकी? यह बुनाई मजबूत, टिकाऊ और स्थिर होती है। पहली बात, बनाने में सरल और कम लागत वाली जो है बुनाई होती है, सरल बुनाई होती है ये। ठीक है, वस्त्र सपाट, समान और दोनों ओर से एक समान दिखाई पड़ने वाले ये वस्त्र होते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह सिकुड़न कम करता है, यानी कि इसमें सिकुड़न कम आती है और जो है धुलाई, मतलब कि जो है धुलाई तथा उपयोग में सरल होते हैं ये, यानी पहनने में और धुलाई करने में सरल होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अगर इस वस्त्र को देखें दोस्तों, तो मलमल हो गया, खादी के वस्त्र हो गए, कॉटन का सॉर्टिंग हो गया, पॉपलिन है, लिनन है, टेबल क्लॉथ हो गया, ये सब इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले शेयर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। क्लियर? अब देखते हैं ट्विल बुनाई क्या होती है। ट्विल बुनाई की अगर बात की जाए तो ट्विल बुनाई, इसमें प्रत्येक ताना धागा क्रम के अनुसार एक या अधिक बाना धागों के ऊपर जाता है और फिर एक बाना के नीचे आता है, जिससे तिरछी रेखाएं यानी कि डायगोनल बनती रहती हैं। ठीक है, विशेषता इसकी यह है कि यह मजबूत और अधिक टिकाऊ होती है। कपड़े में लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होती है। सतह पर तिरछी धारियां बनती हैं। सादा बुनाई की अपेक्षा मोटी और गर्म होती है बुनाई। ठीक है, सिकुड़न कम रहती है और पहले मतलब पहनने में आरामदायक होता है इस बुनाई का। इस बुनाई में जो तमाम सारे वस्त्र होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं डेनिम के वस्त्र, ट्विल, ड्रिल, सर्ज, जो है गैम्बडीन, पैंटिंग, स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े, ये सब जो है इसी से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये इस तरीके से, ये देखिए ट्विल बुनाई का कुछ आरेख समझने का प्रयास करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे प्रारूप 2 में आप देखेंगे दोस्तों कि दो ऊपर गया एक नीचे गया, देखिए दो ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, इस तरीके से सिस्टम आपका चलेगा। तो ये आपका जो होता है ऐसे बुनाई होती है। ट्विल बुनाई में दो वही चीजें दो दो करके करी जाती हैं, आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अब आता है आपका साटिन बुनाई। साटिन बुनाई की अगर बात की जाए, ये क्या होता है? इसमें ताना का धागा कई बाना धागों के ऊपर जाता है और फिर एक बाना के नीचे आता है, कई धागों के बाद में फिर एक बाना के नीचे आएगा, जिससे सतह पर अधिक तिरछापन और चमक दिखाई पड़ती है। विशेषता दोस्तों इसकी यह है कि यह बहुत मुलायम होता है, चिकना होता है और चमकदार भी होता है। जो है साटिन बुनाई के द्वारा सतह पर ताना और बाना में से किसी एक की अधिकता रहती है, या तो ताना ज्यादा होगा या बाना ज्यादा होगा। यह कम मजबूत होती है परंतु आकर्षक दिखती है, यानी कि ऐसी बुनाइयां मजबूत कम होती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती हैं। ड्रेप अच्छा होता है इसका, महंगे और विशेष वस्त्र बनाने में यही बुनाई का प्रयोग। जो महंगे वस्त्र होते हैं वो सैटिन बुनाई से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे रेशमी वस्त्र हो गए, ठीक है, सैटिन, सिफॉन, जो है चाम्यूर्ज, केप, क्रेप सेटिंग, गाउन, ये सब जो है इसी से तैयार किए जाते हैं। ये बात यहाँ पर आप जो है क्रॉस सेक्शन की बुनाई आप देख पा रहे होंगे, तो ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन बुनाई। सॉरी, ये आपकी साटिन बुनाई के कुछ प्रारूप हैं जिसमें आप देखें 4 से अधिक ऊपर नीचे आता है और फिर एक के नीचे जाता है, इस तरीके से क्रम। जैसे आप देखते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पर 3-4 धागों के ऊपर, यहाँ पर 3-4 धागों के ऊपर गया फिर नीचे चला गया इसके, फिर 4-5 धागों के ऊपर चला गया, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए 3-4 के ऊपर है, एक के नीचे चला गया, फिर 3-4 के ऊपर चला जाएगा। ऐसे आप देखिए यहाँ पर नीचे है, फिर यहाँ पर 3-4 के ऊपर जाएगा, फिर नीचे एक के चला जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है, यानी कि ये थोड़ा कम जो है वो होते हैं यार, मतलब कि पहनने के लिए अच्छे दिखते हैं लेकिन ये टिकाऊ उतने नहीं होते हैं। सादा बुनाई सरल, सपाट, मजबूत, दैनिक उपयोग की वस्त्रों में प्रयुक्त होती है। ट्विल बुनाई तिरछी रेखाओं वाली, टिकाऊ होती है और फैशन परिधानों में प्रयुक्त होती है ट्विल बुनाई। जबकि साटन बुनाई चिकनी होती है, चमकदार होती है, मुलायम होती है, सजावटी वस्त्रों में इसका प्रयोग किया था साटन बुनाई का। तो तीनों का अलग अलग उपयोग है और तीनों के बारे में आपने समझा। अब दोस्तों हम समझते हैं पारिष्करण, वस्त्रों का पारिष्करण की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो बुनाई आपने समझ लिया और आपने जो है क्या समझ लिया, बुनाई के बारे में समझ लिया, बुनाई के प्रकार को समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते दोस्तों किसके बारे में, वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसके बारे में समझेंगे, वस्त्रों की परिसज्जा के बारे में। ठीक है, ओके।
क्लियर। तो पारिष्करण क्या होता है, पारिष्करण का अर्थ और परिभाषा, जिसको फिनिशिंग कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए दोस्तों, पारिष्करण का अर्थ होता है वस्त्रों को बुनाई, रंगाई, छपाई आदि प्रक्रियाओं के पश्चात, बुनाई भी हो गई, रंगाई भी हो गई, छपाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, इन सभी के बाद में अधिक आकर्षक और टिकाऊ या उपयोगी या उसकी क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए जो विभिन्न यांत्रिक, रासायनिक और भौतिक क्रियाएं करी जाती हैं, अलग अलग यंत्रों से उस पर काम किया जाता है, तमाम प्रकार के रासायनिक घोल में उसको घोला जाता है, तमाम भौतिक क्रियाएं करी जाती हैं, उनसे वस्त्र और भी अच्छा यानी फिनिशिंग हो जाती है उसमें, ये होती है फिनिशिंग। ठीक है। अब फिनिशिंग की कई प्रक्रियाएं होती हैं पारिष्करण की प्रमुख प्रक्रियाओं में दोस्तों, जैसे कि धुलाई करके वस्त्रों को और अच्छा दिखाया जा सकता है, विरंजन ब्लीचिंग करके, मॉइस्चराइजिंग करके, कैलेंडरिंग, सेंफोराइजिंग, टेंटरिंग, सीसिंग, सिंगिंग, ठीक है, स्कोरिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रेसिंग, और इसके अलावा आपका फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स जैसे वाटर जो है रिपेलेंट, जो है आपका क्रीज रेसिस्ट, ऐसे तमाम चीजें होती है। तो पारिष्करण की सारी विधियां होती हैं। अब हम चीजों को थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं परिभाषाओं के द्वारा। दोस्तों, प्रोफेसर एस.एन. गुप्ता कहते हैं कि पारिष्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्त्रों में सौंदर्य, टिकाऊपन, आराम और उपयोगिता के गुण को बढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं इन्होंने, उपयोगिता के गुण को बढ़ाया जाता है इसमें। ठीक है, यह वह प्रक्रिया होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें बिल्कुल ठीक बात है। प्रोफेसर जे.एल. मेहता कहते हैं कि वस्त्रों के भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपचारों को पारिष्करण या फिनिशिंग कहा जाता है, जिससे क्या होता है, वस्त्रों की भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार आता है, वस्त्र अधिक आरामदायक हो जाते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उनका टिकाऊपन और ज्यादा बढ़ जाता है, वो सौंदर्य में और अच्छे दिखने लगते हैं। तीसरे विद्वान है दोस्तों डॉक्टर रेखा कपिल। डॉक्टर रेखा कपिल की अगर बात की जाए तो पारिष्करण दोस्तों वह अंतिम चरण है जिसमें वस्त्र को उपयुक्त रूप, स्पर्श, चमक और मनोहरता प्रदान करी जाती है। क्या होता है, पारिष्करण वह अंतिम चरण होता है जिसमें वस्त्र को उपयुक्त रूप, स्पर्श, चमक और मनोहरता प्रदान की जाती है, ऐसा डॉक्टर रेखा कपिल कहती है। तो इस तरीके से आपने परिभाषाओं को देखा। किसकी परिभाषा है ये सब, ये सब दोस्तों फिनिशिंग की परिभाषा है, परिसज्जा की परिभाषा है। तो ठीक है, पारिष्करण के उद्देश्य, क्यों इसको किया जाता है, इसका क्या जरूरत पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, वस्त्रों की क्वालिटी में सुधार करने के उद्देश्य से यह प्रक्रियाएं करी जाती हैं। इसके साथ साथ वस्त्रों को आकर्षक, सुंदर और मनोहर बनाने के लिए करी जाती हैं, वस्त्रों की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए करी जाती हैं, वस्त्रों को पहनने में आरामदायक बनाने के लिए करी जाती हैं। ठीक है, वस्त्रों की धुलाई, प्रेसिंग और रख रखाव को आसान बनाने के लिए पारिष्करण किया जाता है। वस्त्रों को विशेष उपयोग जैसे कि जल रोधक, सिकुड़न रोधक, दाग रोधक के लिए उपयुक्त बनाना, यानी जैसे कि ऐसे वस्त्र बनाना जिससे क्या हो, जल उसमें ना जा पाए, ठीक है, सिकुड़न ना हो, दाग उसमें ना पड़े, ऐसे वस्त्रों, ऐसे कोई वस्त्र सामान्य वस्त्र है तो ऐसा वस्त्र, उसको सामान्य वस्त्र से ऐसा वस्त्र बनाना जिससे उस पर सिकुड़न ना आए, उस पर कोई दाग ना पड़े, ठीक है, या उस पर कोई अंदर जल ना जाए। बाजार में वस्त्रों का मूल्य और उपयोगिता बढ़ाने के लिए भी आप देखते हैं, उसके उद्देश्य से भी ये प्रक्रिया करी जाती, फिनिशिंग करी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़कर चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा दोस्तों। चलिए, ये प्रक्रिया आपकी हो गई। यहाँ पर कुछ चीजें और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि पारिष्करण का उद्देश्य यहाँ पर आपको एक चार्ट के माध्यम से आपसे समझाने का प्रयास। देखिए, जैसे मूल्य और उपयोगिता को बढ़ाना, गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार करना, टिकाऊपन बढ़ता है इससे, आरामदायक बनाना, वस्त्रों को आकर्षक रूप देना, रख रखाव आसान बनाना और विशेष उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना, ये पारिष्करण के परिसज्जा के उद्देश्य होते हैं। इस चार्ट को आप आराम से परीक्षा हाल में भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाएंगे। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को जान पा रहे हैं और एक माइंड मैप के जरिए आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पारिष्करण की आवश्यकता क्यों है, इसको समझते हैं। आवश्यकता दोस्तों कई कारणों से है, जैसे कि कच्चे रेशों से बने वस्त्रों में प्राकृतिक अशुद्धियां और अवांछित पदार्थ होते हैं जिन्हें हटाना आवश्यक होता है। इनको हटाने के लिए इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हम जो है गुजरते हैं, यानी कि हमको पारिष्करण के द्वारा गुजरना पड़ता है। बुनाई, रंगाई, छपाई के बाद वस्त्रों में अक्सर सिकुड़न आ जाती है, सिकन आ सकती है, खुरदरापन आ सकता है, जिसे सुधारना आवश्यक होता है। इन्हीं पारिष्करण की विधियों के द्वारा उसको अच्छा किया जाता है। लंबे समय तक उपयोग के लिए वस्त्रों को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए भी जरूरत पड़ती है पारिष्करण की, परिसज्जा की, फिनिशिंग की। बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण से उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह से इसको बनाना एक आवश्यक हो गया है।
उपभोक्ता को आकर्षक, आरामदायक और विशेष गुणों वाले वस्त्र उपलब्ध कराना आवश्यक होता है, इसलिए भी पारिष्करण की आवश्यकता लगातार बढ़ी है। तो पारिष्करण दोस्तों इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ी और लगातार बढ़ती जा भी रही है। अब यहाँ पर वस्त्र के रूप, स्पर्श, चमक और उपयोगिता में सुधार कैसे होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, रूप पारिष्करण से सुधार क्या होता है कि वस्त्र अधिक आकर्षक लगता है, समान और साफ दिखाई पड़ता है। कैसे सुधार होता है इसमें, जैसे धुलाई के द्वारा वस्त्र अच्छा दिखता है, कैलेंडरिंग, प्रेसिंग, प्रेस कर दें, इससे वस्त्रों की सतह समतल और सुंदर हो जाती है, चिकनापन और वस्त्र अच्छे दिखते हैं। इसे आपका सिकुड़न पर वस्त्र सिकुड़ा हुआ है, इसमें आप क्या कर दीजिए, आप सिकुड़े हुए वस्त्रों को आप बढ़िया से प्रेस कर दीजिए, इस्त्री कर दीजिए उन वस्त्रों पर। इससे क्या होगा, आपके वस्त्र जो होंगे एकदम से बढ़िया तरीके से दिखाई पड़ेंगे और आप एकदम से उच्च क्वालिटी के वस्त्रों को देख पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब आप वस्त्रों को देख पाएंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा, वस्त्र आपके बिल्कुल अच्छे दिखेंगे और सटीक दिखेंगे। क्लियर। फिर उदाहरण के जैसे कैलेंडरिंग से कपड़े में चमक और चिकनाई आ जाती है, प्रेस से क्रीच बन जाती है, वस्त्र एकदम से बढ़िया तरीके से दिखाई पड़ते हैं। स्पर्श यानी कि वस्त्र मुलायम होते हैं, छूने में टच करने में वस्त्र अच्छे दिखते हैं, कोमल और आरामदायक बनते हैं। ये सॉफ्टनिंग, मर्सराइजिंग, स्कोरिंग, इन सभी विधियों से अगर आप गुजार देते हैं वस्त्रों को, इन सभी विधियों से अगर वस्त्र प्रक्रिया से गुजरता है, तो वस्त्र दोस्तों आपका चिकना हो जाता है और छूने में बड़ा कोमल कोमल रहता है, बड़ा अच्छा लगता है छूने में। तो मर्सराइजिंग से सूती वस्त्र मुलायम बन जाते हैं। अगर मर्सराइजिंग की प्रक्रिया करी जाए तो सूती वस्त्र को और मुलायम हम बना सकते हैं। चमक भी बढ़ती है, वस्त्र में प्राकृतिक या कृत्रिम चमक आती है, ठीक है, पारिष्करण से। जैसे कैलेंडरिंग की प्रक्रिया के द्वारा ग्लेजिंग, ठीक है, सिगरिंग, सॉटन फिनिशिंग, ऐसे प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जो होता है वस्त्र में चमक बढ़ती है। जैसे ग्लेजिंग प्रक्रिया के द्वारा रेशमी कपड़ों में चमक और ज्यादा बढ़ जाती है, जो दिखने में बड़ी आकर्षक और मजेदार लगती है। उपयोगिता, यूटिलिटी, वस्त्र विशेष गुणों के साथ अधिक उपयोगी बनते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के नए नए वस्त्र आते हैं तो उसको खरीदने का मन भी करता है। रासायनिक परिष्करण से जल रोधक, सिकुड़न रोधक और दाग रोधक आदि गुण प्राप्त कर लिए जाते हैं वस्त्रों में, ऐसे में इसकी उपयोगिता भी बढ़ गई। सनफोराइजिंग से कपड़ा सिकुड़न रोधक बना, अगर सनफोराइजिंग प्रक्रिया कर दी जाती है किसी कपड़े पर, उससे क्या होता है, वस्त्र सिकुड़ता नहीं है, वस्त्र ऐसे बना रहता है। तो सनफोराइजिंग प्रक्रिया क्या करती है, वस्त्र को सिकुड़न से रोकती है, यानी सिकुड़न रोधक बनाती है। ग्लेजिंग प्रक्रिया क्या करती है, चमक बढ़ाती है कपड़ों में। मर्सराइजिंग प्रक्रिया क्या करती है, सूती वस्त्र को मुलायम बनाती है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया क्या करती है, कपड़े में चमक और चिकनाई आने देती है। तो ये सब चीजें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पारिष्करण से दोस्तों वस्त्रों को सुंदर, टिकाऊ, आरामदायक और उपयोगी बना करके उनके मूल्य में भी कई गुना वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है। अब पारिष्करण की प्रमुख विधियों के बारे में अगर हम समझें तो इसकी कई सारी विधियां हैं। एक एक विधि को हम बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और सारी विधियों से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। देखिए, यांत्रिक और रासायनिक परिष्करण क्या होता है। यांत्रिक और रासायनिक परिष्करण की अगर बात की दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यांत्रिक परिष्करण क्या है और रासायनिक परिष्करण क्या है। मैकेनिकल फिनिशिंग एंड केमिकल फिनिशिंग। देखिए, इसमें मशीनों और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा वस्त्र में सुधार किया जाता है, जबकि रासायनिक परिष्करण में रसायनों के प्रयोग के द्वारा वस्त्रों के गुणों में सुधार किया जाता है। कोई केमिकल डाल करके वस्त्रों को अच्छा बना दिया जाता है। इसमें मशीनों और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा वस्त्र में सुधार किया जाता है। दूसरा अंतर, जैसे कैलेंडरिंग, ठीक है, सेट्रीफ्यूज, टेंटरिंग, सनफोराइजिंग या कैम्पेक्शन, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि यांत्रिक परिष्करण होती हैं। ठीक है। अब ये प्रक्रियाएं दोस्तों क्या करती हैं, ये यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं जिससे वस्त्र सुधरता है। जबकि रासायनिक परिष्करण में जैसे विरंजन हो गया, जिसको आप ब्लीचिंग कहते हैं, मर्सराइजेशन हो गया, रंगाई करके, रेसिस्ट ट्रीटमेंट या फिनिशिंग रसायन आदि का प्रयोग। इस रंगाई में तमाम प्रकार के रंग डालते हैं। रंग क्या है, केमिकल ही है, उसको डाल करके वस्त्रों को रंग करके उसको और अच्छा बनाया जाता है। तो ये सब चीजें। अच्छा, यांत्रिक परिष्करण के अगला ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वस्त्र की बनावट, वस्त्र का आकार और स्थायित्व एवं रूप को सुधारना, ये यांत्रिक परिष्करण करता है। जबकि रासायनिक परिष्करण, इसका मुख्य उद्देश्य वस्त्र की शुद्धता, मजबूती, चमक और उपयोगिता को बढ़ाना होता है। ये दोनों के बीच में आपने डिफरेंस देख लिया। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए। यांत्रिक परिष्करण शारीरिक यानी भौतिक तरीकों से सुधार करता है, यानी रासायनिक परिष्करण रासायनिक पदार्थों के द्वारा गुणों में सुधार करता है। दोनों की जो है उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन अलग अलग विधियों से किया जाता है। अब परिष्करण क्या होता है, एक होता है सामान्य परिष्करण, एक होता है विशेष परिष्करण। दोनों में थोड़ा सा हम दोनों की तुलना करने का प्रयास करते हैं। सामान्य परिष्करण क्या होता है और विशेष परिष्करण क्या होता है। देखिए, सामान्य परिष्करण दोस्तों, ये प्रक्रियाएं सभी प्रकार के वस्त्रों पर समान रूप से की जाती है। ठीक है। जबकि विशेष परिष्करण विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रभाव देने के लिए करी जाती है।
इसको आप स्पेशल फिनिशिंग कह सकते हैं। ठीक है, सामान्य फिनिशिंग और स्पेशल यानी विशेष परिष्करण इसको कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है सामान्य परिष्करण का, जनरल फिनिशिंग का? वस्त्र की सफाई, मजबूती, आकार, स्थिरता, चमक और स्पर्श को सुधारना होता है, जो कि आम बात होती है। जबकि विशेष परिष्करण में विशेष गुण जैसे जल रोधक बना दिया जाए उसको, यानी इसमें पानी ही ना जाए, सिकुड़े ही ना, ठीक है। इसके अलावा आला रोधी बना दिया जाए, कीट रोधी, दाग रोधी, एंटी स्टेटिक, ये सब चीजें जो होती हैं विशेष परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे सामान्य परिष्करण में विरंजन, मॉइस्चराइजेशन, कैलेंडरिंग, सेंट्रीफ्यूज, सीजिंग और स्कोरिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जबकि आपका स्पेशल फिनिशिंग में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें जैसे आपका जो है वाटर रिपेलेंट फिनिशिंग, फ्लेम रिटार्ड मतलब कि रिटार्डेंट फिनिशिंग, एंटी बैक्टीरियल फिनिशिंग, ये सब जो है स्पेशल फिनिशिंग के उदाहरण होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामान्य परिष्करण और विशेष परिष्करण जो है आप इसमें छोटा सा अंतर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य परिष्करण सभी वस्त्रों पर समानता किया जाता है, जबकि विशेष परिष्करण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उद्देश्य मूल गुणों में सुधार करना सामान्य परिष्करण का उद्देश्य होता है, जबकि विशेष परिष्करण जो होता है विशेष गुण प्रदान करता है। ठीक है, सामान्य परिष्करण इसकी लागत कम होती है, जबकि विशेष परिष्करण की लागत ज्यादा होती है, पैसे उसमें ज्यादा लगते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उसको करवाते हैं। सामान्य परिष्करण विरंजन, कैंडलिंग से जो है सेंट्रीफ्यूज, ये सब होता है उदाहरण में, जैसे जल रोधक फिनिशिंग, दाग रोधी फिनिशिंग, ये सब विशेष परिष्करण के उदाहरण होते हैं। ये सब आपने समझ लिया। अब दोस्तों इन चीजों को आपने क्लियर कर लिया है। अब एक एक प्रक्रियाओं को थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक एक प्रक्रियाओं को थोड़ा, जैसे कि संक्षिप्त प्रक्रियाओं का संक्षिप्त परिचय, आगे चल करके आप इन प्रक्रियाओं को विस्तार से पढ़ेंगे अगले यूनिट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय में अगर देखेंगे, जैसे कि पहली प्रक्रिया आपकी होती है विरंजन की प्रक्रिया, जिसको आप ब्लीचिंग कहते हैं। ब्लीचिंग क्या होती है? ब्लीचिंग दोस्तों वस्त्र से प्राकृतिक रंग, मैल, तेल और अशुद्धियां दूर करने की प्रक्रिया जो होती है, इससे वस्त्र सफेद और स्वच्छ बन जाता है। ब्लीचिंग से क्या होता है? ब्लीचिंग से जो मैल वगैरह लगी रहती है वो सब साफ हो जाती है। जैसे आप अपने मुंह पर ब्लीचिंग करवाते हैं, ब्लीचिंग का एक पाउडर आता है, उस पाउडर को घोल करके पानी बढ़िया तरीके से अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, चेहरे की जितनी धूल वगैरह रहती है वो सब उजड़ करके चली जाती है और आपका चेहरा चमकदार बन जाता है। ठीक है, तो ये होती ब्लीचिंग। दूसरी प्रक्रिया है मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया। जैसे क्षारीय घोल होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम वस्त्र का उपचार करके उसके रंग, चमक और मजबूती तथा जल अवशोषण को बढ़ाते हैं, तो ये मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया होती है। ये क्षारीय घोल होता है जिससे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है उससे वस्त्र के पर चलाया जाता है। कैलेंडरिंग, गर्म बेलनों के बीच से वस्त्र को पास करा करके उसे चिकना, चमकदार, समतल और आकर्षक बनाया जाता है कैलेंडरिंग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, एक होता है सनफोराइजिंग, वस्त्र को नियंत्रित सिकुड़न देकर के उसकी सिकुड़न को अस्थायी रूप से कम कर दिया जाता है, यानी कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। सनफोराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा उसके बाद में वस्त्र का सिकुड़न कम हो जाता है, वस्त्र सिकुड़ता ही नहीं है। टेंटेरिंग प्रक्रिया क्या है? वस्त्र को फ्रेम पर फैलाया जाता है और सुखाया जाता है, जिससे वह समान रूप से सिकुड़े हुआ आकार स्थिर रहता है, यानी कि वो सिकुड़े हुए आकार का वह स्थिर आकार बन जाता है। टेंटरिंग प्रक्रिया भी सनफोराइजिंग प्रक्रिया की जैसा होता है। सीजिंग क्या होता है? सीजिंग दोस्तों कपड़े की सतह पर निकले हुए जो रोए होते हैं, जो लूप होते हैं, जो रेसे होते हैं, उनको जला करके हटाने की प्रक्रिया को सीजिंग कहा जाता है। कि इससे जो रोया वोया कभी कभी कपड़े पर जो है कपड़े बनाने के बाद में रोया निकल जाता है या फिर जो भी निकल जाता है, उसको जो है हटाने का प्रक्रिया का नाम होता है ये। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सीजिंग प्रक्रिया से कपड़े की सतह पर क्या होता है, इससे जो रोए होते हैं, जो लूप होते हैं, रेसे होते हैं, उनको जला करके हटाने की प्रक्रिया का नाम होता है ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं पर स्कोरिंग की अगर बात की तो वस्त्र से स्टार्च, तेल, मोम, गंदगी आदि हटाने के लिए क्षारीय घोल से धोने की प्रक्रिया को स्कोरिंग कहा जाता है। स्कोरिंग के द्वारा वस्त्र पर अगर तेल, मोम, गंदगी या स्टार्च लग गया है, ठीक है, जो सामान्य जल से नहीं हटता है, उसको हटाने के लिए स्कोरिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है, उसको करा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगली प्रक्रिया है प्रेजिंग। प्रेजिंग प्रक्रिया की अगर बात करें तो गर्मी एवं दबाव के द्वारा वस्त्र की सिलवटें दूर कर समतल व आकर्षक बनाता है प्रेजिंग। ठीक है, यानी गर्मी और दबाव के द्वारा क्या होता है, वस्त्र की सिलवटें दूर करी जाती हैं और समतल और आकर्षक प्रेजिंग की प्रक्रिया, प्रेसिंग जिसको आप कह सकते हैं, प्रेस करके इस्त्री करने को। ठीक है, यानी प्रेस करके वस्त्र को कैसा बनाया जाता है, चिकना बनाया जाता है। ठीक है, एक गर्म और भाप का गर्मी से दबाव, प्रेस आप दबा करके करते हैं और गर्म करके करते हैं। फिनिशिंग ट्रीटमेंट, वस्त्र को विशेष रसायनों से उपचारित करके उसे जल रोधक, दाग रोधी, सिकुड़न रोधी गुण प्रदान किया जाता है, ये फिनिशिंग ट्रीटमेंट होता है। अगला होता है आपका डिसाइजिंग। डिसाइजिंग की अगर बात की जाए, ये क्या होता है दोस्तों, डिसाइजिंग की अगर बात की तो ये बुनाई के बाद धागों पर लगे
साइजिंग पदार्थ, जैसे स्टार्च वगैरह लगा है तो उसको हटाने की प्रक्रिया होती है डिसाइजिंग। जैसे आपका होता है दोस्तों स्कोरिंग प्रक्रिया, वैसे डिसाइजिंग नाम की प्रक्रिया होती है। तो ये 10 प्रक्रियाओं के बारे में मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दी है, या आप चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, वस्त्र परिष्करण का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है इसको समझिए। अगर वस्त्र पर परिष्करण हो जाता है, इसके बाद में वस्त्र आकर्षक, चमकदार और समतल बनता है। ठीक है, वस्त्र की मजबूती, टिकाऊपन और उसकी उम्र बढ़ जाती है, वस्त्रों की आयु बढ़ जाती है। सिकुड़न, सिलवटें और आकार परिवर्तन कम हो जाता है इसका। वस्त्र का स्पर्श यानी अगर आप उसको छुएंगे तो मुलायम और आपको बड़ा मजा आएगा, सुखद महसूस होगा। रंगाई, छपाई, अन्य सजावट प्रक्रियाओं में सुविधा होती है इससे। वस्त्र की उपयोगिता, बाजार मूल्य और उपभोक्ता की पसंद जो है इससे एक प्रकार से बढ़ जाती है। ये तमाम प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं वस्त्र के पारिश्करण के बाद में वस्त्रों पर। वस्त्रों के रेट भी, वस्त्रों के दाम भी इससे बढ़ जाते हैं, बात भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर पारिश्करण से पहले और पारिश्करण के बाद में वस्त्रों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अगर वस्त्रों का पारिश्करण नहीं हुआ उससे पहले मैल, धूल, तेल व अशुद्धियां वस्त्रों पर होती हैं। ठीक है, जबकि पारिश्करण के बाद में वही चीज जो मैल लगी थी वो साफ हो जाती है, जो धूल है उस पर वो स्वच्छ हो जाता है, जो तेल लगा हुआ है वो एक प्रकार से हट जाता है और आकर्षक वस्त्र दिखाई पड़ने लगता है। पारिश्करण से पहले वस्त्रों की अगर बात की जाए दोस्तों, पारिश्करण से पहले वस्त्रों की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, पारिश्करण से पहले जो होता है स्पर्श रूखा और कठोर वस्त्र दिखाई पड़ता है। उसको टच करेंगे, स्पर्श करने पर रूखा रूखा लगेगा, कठोर, आपको वस्त्र छूने में अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन जब उसकी परिसज्जा हो जाती है, उसकी फिनिशिंग हो जाती है, तब वस्त्र मुलायम हो जाता है और छूने में अच्छा महसूस करता है, अनुभव उसका सुखद होता है। वहीं पर पारिश्करण से पहले नहीं, कपड़ा फिनिशिंग से पहले रंग फीका उसका और असमान रहता है, रंग अलग अलग ऐसे असमान रहता है, रंग फीका फीका रहता है। लेकिन पारिश्करण के बाद, फिनिशिंग के बाद रंग चमकदार हो जाता है और वह समान हो जाता है सभी सतह पर, सभी कपड़े की पूरी सतह पर उसका जो है चमक समान हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिकुड़न अधिक होती है, जो है फिनिशिंग के पहले वस्त्रों में सिकुड़न ज्यादा होती है, लेकिन फिनिशिंग के बाद सिकुड़न कम हो जाती है और आकार उसका स्थिर हो जाता है। सल्फोराइजिंग की प्रक्रिया के द्वारा सिकुड़न रोधी बना देते हैं ताकि वस्त्र सिकुड़े ही ना। इसके अलावा उपयोगिता और आकर्षण कम होता है फिनिशिंग के पहले वस्त्रों में, जबकि उपयोगिता इसकी बढ़ जाती है फिनिशिंग के बाद, टिकाऊपन इसका बढ़ जाता है और आकर्षण भी वस्त्र लगने लगता है। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, अंतर भी बता दिया, तो बहुत सारी चीजें आपने समझा। अब हम समझते हैं दोस्तों, ये आपका 2-3 चैप्टर हो गया। अब रंगाई के बारे में समझते हैं, रंगाई क्या है। रंगाई के बारे में समझते हैं दोस्तों, रंगाई किसे कहते हैं, रंगाई का अर्थ और परिभाषा समझ लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। रंगाई किसे कहते हैं दोस्तों, रंगाई की अगर बात की जाए तो रंगाई जो होती है वह प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र को रंग या रंजक जो होता है जिससे जिससे रंगाई करी जाती है, उसकी सहायता से इच्छित रंग प्रदान किया जाता है। यानी जो आपको इसे काला कलर पसंद है तो काले रंगाई हो गई, तो काला पेंट उसमें कर दिया गया, काला रंग प्रयोग किया दिया, लाल है तो लाल। ठीक है, तो वस्त्र उससे अधिक सुंदर, आकर्षक और उपयोगी बनते हैं, इसी को रंगाई कहते हैं। अलग अलग रंगों के द्वारा वस्त्रों में विविधता लाई जाती है। ठीक है, परिभाषा प्रोफेसर S.N. गुप्ता कहते हैं कि रंगाई वह प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र को रंगों के घोल में डुबो करके या रंगों को वस्त्रों पर चढ़ा करके उसे रंगीन बनाया जाता है। या तो फिर एक बढ़िया सा बाल्टी लो, उसमें कपड़े को भिगो दो और कलर उसका अलग का, तो कलर वो कलरफुल हो जाएगा। या फिर कपड़ा ऐसे टेबल पर रख करके उसको पेंट से बढ़िया से या रंग से पेंट कर दीजिए, ये भी होता है। या रोलर से उसको जो है एकदम से रोलिंग छपाई कर दे, या प्रिंट से उसको प्रिंटिंग कर दे, तमाम सारी चीजें, प्रिंटिंग अलग चीजें होती है। हालांकि इसके बारे में समझे। प्रोफेसर JL मेहता कहते हैं कि किसी वस्त्र पर रंग को अस्थायी रूप से चढ़ाने की विधि को रंगाई कहा जाता है। वहीं पर डॉक्टर रेखा कपिल के अनुसार रंगाई वह कला है जिससे वस्त्र में आकर्षक रंग, शोभा और उपयोगिता उत्पन्न करी जाती है। तो रंगाई ये होती है, ठीक है, जिससे आप रंगाई के बारे में समझ ही गए होंगे। अब रंगाई के लिए दोस्तों एक चीज और समझने का प्रयास करें। रंगाई में महत्वपूर्ण शब्द जैसे रंगाई, रंग, रंजक, रेशा, स्थायित्व और आकर्षण, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रंजकों के प्रमुख गुण जो होते हैं, जो रंग रंगीन कर देता है, रेशों पर मतलब की आसंजन की क्षमता, स्थायित्व के प्रति, ठीक है, और इसके अलावा विष जो है विषमुक्त और हानिकारक हो जाता है रंगाई से कपड़ा, उपयोग में सरल और सुलभ हो जाता है और रंगाई से वस्त्र और ही आकर्षक लगने लगता है। ठीक है, रंग और रंजक का परिचय। ठीक है, रंग क्या होता है, वह पदार्थ जो वस्तु को विशेष रंग प्रदान करता है उसको रंग कहते हैं। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार का होता है रंग। पहला होता है प्राकृतिक रंग, दूसरा होता है जो है कृत्रिम रंग। अब रंजक क्या होता है, डाई, रंग को कलर और रंजक को डाई कहते हैं। डाई क्या है, रंगीन रसायन होता है ये,
जो रेशों से रासायनिक या भौतिक रूप से जुड़ जाता है और उन्हें अस्थायी या अर्ध अस्थायी रंग प्रदान करते हैं, उनको रंजक कहते हैं। रंग का कलर जल्दी उतर जाता है दोस्तों, लेकिन रंजक का कलर जल्दी उतरता नहीं है, क्योंकि ये रासायनिक रंग होते हैं और ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, रंग दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रंग, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल कलर कहते हैं। एक होते हैं कृत्रिम रंग, जिसको आप सिंथेटिक कलर कहते हैं। प्राकृतिक कलर यानी नेचुरल कलर में जैसे हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, इंडिगो है, कत्था है, ये सब कैसे रंग है? ये सब प्राकृतिक रंग है। कृत्रिम रंग में जैसे कि नापथोल, इंडिगो, बैट, डायरेक्ट, सल्फर, एसिड या फिर ऐसे तमाम प्रकार के जो डाई है, ये सब आपको उसमें क्लियर होता है, तो ये रंजक में आते हैं। अच्छा, प्राकृतिक रंग जो आपके दूसरे वाले रंग होते हैं जैसे कि लाल, हरा, पीला, ये सब वो सब अलग की बातें हैं। यहाँ पर आप रंजक के बारे में पढ़ रहे हैं और चीजों के बारे में समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा, रंगाई का उद्देश्य क्या, क्यों वस्त्रों को रंगा जाता है? वस्त्रों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए रंगा जाता है। वस्त्र की बाजार की गुणवत्ता और मूल्य बढ़ाने के लिए वस्त्रों को रंगा जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों, वस्त्रों को रंगने के लिए और एक चीज ये होती है कि वस्त्र जो होते हैं आकर्षक दिखते हैं। फैशन और नवीन डिजाइनों के अनुरूप अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग उसमें तैयार तैयार किया जाता है। ये सब चीजें इसमें होती हैं। वस्त्र के प्राकृतिक दोषों को छिपाया जाता है इसमें, जैसे वस्त्र में अगर कोई दोष है, प्राकृतिक दोष, तो उसको छिपा लिया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा वस्त्र को टिकाऊ और उपयोगी बनाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। वस्त्र के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है इससे। वस्त्र उद्योग में विविधता लाना और उपभोक्ता की मांग पूर्ण करना, क्योंकि अलग अलग जो है वस्त्र अलग अलग कलर के लोग जो डिमांड करते हैं, तो उसकी भी उपयोगिता को पूरा करना। ऐसे आप देखते हैं ये अलग अलग कलर के रंग हैं, अलग अलग कलर की चीजें हैं। हम देखिए यहाँ पर डाई रखी हुई है, ये केमिकल होता है, इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको फेंट करके बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं और उसके बाद फिर इसका जो वस्त्रों को करते हैं, ये देखिए जो है ऑरेंज कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, ठीक है, और इस कलर का है, तो ये सब चीजें इसमें बताई जाती है। तो ऐसे वस्त्र आपके तैयार हो जाते हैं और वस्त्रों की परिसज्जा आपने देखी किस तरीके से मैंने आपको बताई। ठीक है, रंगीन ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं। दोस्तों, रंगाई का उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। रंगाई का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर आपने समझ लिया कि कृत्रिम रंग क्या होते हैं, प्राकृतिक रंग क्या होते हैं, सारी चीजें आपकी होगी। रंगाई का उद्देश्य क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया कि वस्त्र को आकर्षक और सुंदर बनाना, वस्त्रों की बाजार की गुणवत्ता और मूल्य बढ़ाना, क्योंकि जब वस्त्र रंगाई अच्छी तरीके से होती तो उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ जाती है और मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। फैशन और नवीन डिजाइनों के अनुरूप रंग प्रदान करना, वस्त्रों के प्राकृतिक दोष जो होते हैं, जो धागा ताना बाने में कोई दिक्कत हो जाती है, वो सब इसमें छिप जाते हैं। वस्त्र को टिकाऊ और उपयोगी बनाने के लिए रंगाई करी जाती है। वस्त्र के उपयोग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और वस्त्र उद्योग में विविधता लाने के लिए और उपभोक्ताओं की जो मांग होती है उसको पूरा करने के लिए वस्त्रों की रंगाई का उद्देश्य होता है। तो रंगाई की सामान्य प्रक्रिया को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में अगली क्लास में हम चीजों को समझेंगे। दोस्तों, रंगाई की सामान्य प्रक्रिया ये होती है, क्योंकि सामान्यतः रंगाई की प्रक्रिया कई चरणों से होकर के गुजरती है। जैसे पहले वस्त्र को तैयार किया जाता है, ठीक है, वस्त्र तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद में वस्त्र को रंगा जाता है, डाइंग किया जाता है। रंगाई के बाद में फिर उसकी वॉशिंग यानी धुलाई करी जाती है। धुलाई करने के बाद में उसको स्थिरीकरण यानी कि फिक्सिंग करा जाता है वस्त्र को, ताकि उसका रंग ज्यादा उतरे ना, जितना उतरना हो उतर जाए। फिर उसके बाद में उसको धुपाई यानी उसको ड्राइंग यानी उसको सुखाया जाता है वस्त्रों को, ताकि वस्त्र एकदम से पक्का रंग उस पर चढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रक्रिया के द्वारा रंगों की वो चीजें गुजरती हैं। तो प्रमुख मतलब रंगाई के प्रमुख चरण की अगर बात की जाए, यहाँ पर कई चरण है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद में आप अगले क्लास में आप चीजों को देखेंगे। देखिए, रंगाई के कई चरण, वस्त्र की तैयारी करना, जैसे वस्त्र से मिट्टी, तेल, मोम, अशुद्धियों को हटाने के लिए साबुन, सोडा आदि से धोया जाता है, जिससे रंजक अच्छी तरह रेशों में प्रविष्ट हो सकता है। अगर वस्त्रों के रेशों पर दोस्तों मिट्टी लगी है, तेल लगा है, मोम लगा है, तमाम प्रकार की अशुद्धियां लगी है, तो रंगाई करने में दिक्कत आती है। ऐसे में रंग के जो एक प्रकार से कण होते हैं वो धागों के अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं और क्रिया नहीं कर पाते, जिससे रंगाई पक्की नहीं हो पाती है, रंगाई उतर सकती है। इसके लिए पहले वस्त्र की तैयारी करी जाती है, वस्त्र से मिट्टी का तेल, मोम वगैरह सब कुछ हटाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मतलब मिट्टी का तेल करो, मिट्टी, तेल, ये सब हटाया जाता है। फिर रंगाई घोल की तैयारी करी जाती है, यानी कि जिस घोल में रंग को डालना है उसकी तैयारी करी जाती है। उचित मात्रा में रंजक यानी कि डाई रंग को मिलाया जाता है, रसायन, नमक, अम्ल, क्षार
आदि को जल में मिला करके रंगाई का घोल एक तैयार किया जाता है। ठीक है, और जब घोल तैयार हो जाता है तो फिर डाइंग की प्रक्रिया यानी रंगाई करी जाती है। वस्त्र को रंगाई के घोल में निर्धारित समय या तापमान पर कोई या तो रंग को जो है तापमान उसको बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, या फिर उसको एक निर्धारित समय के लिए उसी रंग में डुबो देते हैं। और अन्य विधियों के द्वारा रंग भी चढ़ाया जाता है, कई सारी विधियां इसकी। ठीक है, तो अब वस्त्रों पर विधि मतलब जो है कई सारी विधियों के द्वारा या फिर जो भी विधि आपको अच्छी लगे उसके द्वारा आप रंग चढ़ा सकते हैं। फिर धुलाई, फिर रंग चढ़ने के बाद में रंगाई के बाद में अवरिक्त रंजक और रसायनों को साफ करने के लिए, चूंकि कभी कभी क्या होते हैं ज्यादा चीजें चिपक जाती हैं, तो उन सभी चीजों को जो है धुलाई के द्वारा निकाला जाता है, जितना जरूरत होती है उसी को रखा जाता है। फिर स्त्रीकरण यानी फिक्सिंग करी जाती है उसकी, यानी रंग को रेशों पर अस्थायी बनाने के लिए उपयुक्त रसायन, खास करके अम्ल, क्षार या फिक्सेटिव, इन सभी का प्रयोग करके वस्त्रों का जो रंग है उसको फिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद में उसकी धूप में सुखाई करी जाती है। रंगाई और धुलाई के बाद में वस्त्र को छाया या धूप में, जैसा भी वस्त्र हो उसके हिसाब से, कभी कभी धूप में भी, और कभी कभी ये वस्त्रों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि इसको धूप में सुखाना है या उसको छांव में सुखाना है। उसको सुखा करके उसके बाद में तैयार किया जाता है। इस तरीके से इस प्रक्रिया के द्वारा रंगाई की प्रक्रिया पूर्ण होती है और वस्त्र तैयार होता है रंगा धुंगा। अब रंगाई की कई सारी विधियां होती हैं, जिसमें रेशा की रंगाई, धागा की रंगाई, वस्त्र कपड़ा की रंगाई, परिधान की रंगाई, सभी की रंगाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, सबका उदाहरण देखेंगे। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे छपाई पर। छपाई क्या होती है, छपाई की परिभाषा को देखेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों छपाई का उद्देश्य क्या होता है, छपाई की जो मूल प्रक्रिया किस तरीके से छपाई करी जाती है, प्रमुख छपाई की तकनीकों के बारे में फोकस करेंगे, जैसे कि स्क्रीन छपाई, ब्लॉक छपाई, रोलर छपाई, जो है रेसिस्ट छपाई, डिजिटल छपाई, ये सब क्या होती है सब कुछ आपको बताएंगे। फिर उसके बाद कढ़ाई पर फोकस करेंगे, कढ़ाई कैसे करी जाती है, कि कढ़ाई का अर्थ और महत्व क्या है, कढ़ाई जो है हाथ की कढ़ाई क्या होती है, मशीन की कढ़ाई क्या होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा, सभी की विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। मोती, सितारे, लेस और एप्लीक या पैच वर्क जो किया जाता है वस्त्रों पर, उसका क्या फायदा होता है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास। जैसे अंत मोती की कढ़ाई पर, जैसे साड़ी वगैरह में आते तमाम सारी मोतियां लगाई जाती है तो उससे वो कढ़ाई होती है। ऐसे ही सितारे पर तमाम सारे प्रकार, साड़ी वगैरह में आप देखते होंगे, ठीक है। या लेस जो लगा रहता है जैसे बाजू में या फिर जो है अलग अलग जगहों पर, तो ये लेस कैसे तैयार होता है। एप्लीक ये क्या होता है, जैसे उस पर पुष्प वगैरह की जो है छपाई करवा दी जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें, ऐसे पैच वर्क होता है जिसमें तमाम प्रकार की चीजें उसमें करी जाती है, तो ये सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अन्य सजावट की जो विधियां, जैसे कि मोती सज्जा कैसे करी जाती है, सितारा सज्जा कैसे करी जाती है, लेस के द्वारा सजावट कैसे होती है, एप्लीक कार्य क्या होता है, रिबन वर्क, पैच वर्क, ठीक है, मिरर वर्क, ठीक है। इसके अलावा क्विल्टिंग, तमाम प्रकार की चीजें आप देखते हैं, साड़ी वगैरह पर तमाम मिरर लगे रहते हैं, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे, सभी को चित्रात्मक शैली में बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है। वस्त्र सजावट के विधियों में जैसे कि आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीजें हो जाती है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से इन सभी को कंप्लीट करके तब हमारा इकाई 1 कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और इस तरीके से आपका इकाई संख्या 1 कंप्लीट होगा। लेकिन इन सभी का जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। तो ये आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास भी आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों यूनिट नंबर 1 की जो क्लास होगी उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको इन सभी यूनिट के, तो इकाई नंबर 1 का नोट्स आपने देखा इस तरीके से, ऐसे ही इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 सभी का नोट्स आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। कैसे जुड़ना है, 9984 039 139 पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या एसएमएस कीजिएगा, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है यानी किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, और अपने सब्जेक्ट का नाम, और भी जो सब्जेक्ट आपके होंगे उसका एसएमएस कर दीजिएगा, और किस सेमेस्टर में हैं आप उसका, यानी 5th सेमेस्टर, तो एसएमएस कर दीजिएगा कि गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में हैं और हमको जो है कोर्स में आपके ज्वाइन होना है। दोस्तों 5th सेमेस्टर का फीस 100 रुपए आपके लिए रखा गया है, ठीक है। और खास करके बच्चियां पढ़ती हैं होम साइंस, अधिकतर बच्चे बहुत कम ही पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा पूरा 5th सेमेस्टर का होम साइंस के दोनों पेपर का कंप्लीट यूनिट का नोट्स आपको मिल जाएगा, आंसर शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इन सभी की प्रैक्टिस सब कुछ आपको मिल जाएगा केवल 100 रुपए फीस में, सभी सब्जेक्ट है, केवल होम साइंस का नहीं, होम साइंस के दोनों पेपर का, और होम साइंस के साथ आपका शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, जो है हिंदी है, या आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी आपको हो जाएगी। मात्र 100 रुपए फीस में कैसे फीस जमा करनी है, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं।
फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्लीट उसमें तैयारी आपकी हो जाएगी। उसमें को करिकुलर की भी पूरी तैयारी, जिसमें आपकी परीक्षा बड़ी कठिन होती है। अब की बार को करिकुलर में यानी अनिवार्य पेपर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना है, यानी कि जिसमें आपको रीजनिंग और कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। उसकी धाकड़ अंदाज में तैयारी कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट के साथ पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। यहीं पर आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया है। ऑफर को आपके लिए इतना बेटर ऑफर लॉन्च किया गया है कि इसमें 50 रुपए की आपकी बचत होती है। 5वां सेमेस्टर और 6वां सेमेस्टर जो बच्चियां हमारी 5 और 6 मतलब फिफ्थ एंड 6 दोनों सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा करती हैं, वैसे फिफ्थ सेमेस्टर का आप 100 रुपए फीस जमा करोगी, फिर 6 सेमेस्टर में आज जाएंगी, फिर 100 रुपए आप गुरुजी जमा करेंगे हमारे पास, तो आपका 200 रुपए खर्च होता है। तो मैं चाहता हूं आपका 200 रुपए ना खर्च हो, आपका केवल 150 रुपए ही खर्च हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसे कहां से आएंगे। तो 150 रुपए फीस में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। 150 रुपए फीस में पूरा फिफ्थ सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा, और फिफ्थ सेमेस्टर के बाद में जब जो है फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा तो आपको 6 सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा, और 6 सेमेस्टर भी पूरा 6 महीने आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका पूरा बीए कंप्लीट केवल 150 रुपए फीस में 2 सेमेस्टर का, क्योंकि अब आपका 5वां और 6वां 2 सेमेस्टर आपका बचा हुआ है। इसी में नंबर बढ़ाने की चांस आपके बहुत ज्यादा है। नंबर बढ़ाने के चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपकी परीक्षा जो है बहुत ही बेटर अंदाज में जो परीक्षा होती है, उसके लिए नोट्स आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तैयार किया गया है, और सभी यूनिट के नोट्स आपको मिल रहे हैं उसमें, ठीक है, 150 रुपए फीस में। तो आप तुरंत फीस जमा करके दे, मतलब की फीस जमा कीजिए, या फीस आप खुद भी जमा कर सकती हो, और आपके घर में अगर कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता है तो उससे आप बोल करके फीस जमा करवा सकती हैं। आपके लिए गर्ल्स ग्रुप की व्यवस्था पूरी कर दी गई है, यानी गर्ल्स ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर केवल लड़कियां जुड़ती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से जुड़िए और आराम से पढ़ते रहें। आप चाहें तो इस पीडीएफ को निकलवा करके भी पढ़ सकती हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकती हैं। आप मोबाइल फोन के माध्यम से भी पढ़ सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, फीस जमा कर दीजिए, इसलिए क्योंकि जैसे आप मार्केट से एक सीरीज खरीदेंगी, परीक्षा के दौरान आप नोट्स खरीदती है मार्केट से, कितने रुपए का आता है, एक पेपर का नोट्स आपका आता है दोस्तों, कितने का आता है, एक पेपर का नोट्स आपके 60 रुपए का आता है। अब इसमें आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, और 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर हो गए, यानी आपके कितने हो गए दोस्तों, 4 पेपर की तैयारी ये हो जाएगी आपकी, और प्लस में एक पेपर आपका को करिकुलर वाला, यानी 5 पेपर की तैयारी के लिए आप 5 सीरीज लेंगी। अब 5 सीरीज का दाम कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 रुपए आपका खर्च होता है एक सेमेस्टर में। 300 रुपए दाम आप खर्च करती हो, मार्केट में जाकर के सीरीज या नोट्स लेती हो, उससे फंसे कि ना फंसे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हमारे से पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर भी नोट्स आपके लिए तैयार किया जाता है, प्रैक्टिस तैयार की जाती है, जिससे आपको फंसने के बड़े चांसेस रहते हैं। अच्छा, 2 सेमेस्टर में ही अगर गुणा कर लीजिए तो 600 रुपए आप खर्च करती है मार्केट में सीरीज के ऊपर या नोट्स के ऊपर, ये 600 रुपए आपका बच जाता है केवल 150 रुपए में। और अगर आपको 300 बचाना है तो आप 100 रुपए फीस जमा कर दें। अगर आपको और भी बचाना केवल 150, मेरे हिसाब से आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, 150 रुपए फीस वाले में क्या होगा कि आपका 50 रुपए इसमें और भी छूट हो जाएगा। 150 रुपए में आप पूरा 1 साल तक पढ़ती रहेंगी, आराम से बिंदास होकर के पढ़िए, ना कॉलेज जाने की जरूरत है, ना आपको किताब खरीदने की, ना सीरीज लेने की जरूरत है। आराम से घर पे बैठिए, आराम से सीरियल देखिए घर में बैठ करके, और हमारी क्लास को देखिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी जो है जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।